वर्क है इसका। अगर इसका भी हम लोग ग्राफ बनाए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सेम ग्राफ बनाया था ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, सेम ग्राफ रहेगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए भी। यहाँ पे टाइम रहेगा, यहाँ बस हम लोग ईएमएफ का ग्राफ बनाएंगे और वो भी ऐसा ही बनेगा। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे और हम लोग को क्या चाहिए, डीसी करंट के मतलब यहाँ पे लिख देंगे डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज तो कितना डीसी वोल्टेज हमको देना है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या आइडिया रहेगा, इतना ईएमएफ अगर हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, इतना ईएमएफ इतना टाइम के लिए कितना चार्ज लेकर जा रहा है, उतना ही चार्ज उतना ही टाइम के लिए अगर डीसी वोल्टेज को दिया जाए तो कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, हमको ये निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। तो हम लोग को एक एक्सप्रेशन मालूम है व्हिच इज अच्छा पहले एसी ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया एसी ईएमएफ का एक्सप्रेशन। डीसी अच्छा इसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज I इक्वल टू Q बाई टी। फॉर एसी करंट I का मतलब हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट, बिकॉज I का वैल्यू ऑलमोस्ट हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा ही चेंज होता है। डीसी में I का मतलब होता है पूरा करंट, क्योंकि वहां तो I का वैल्यू फिक्स रहता है, बट एसी में I फिक्स नहीं होता। इसीलिए ये एक्सप्रेशन जब भी हम लोग एसी करंट में इस्तेमाल करेंगे तो I का मतलब हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब उसी वक्त का करंट। तो इसीलिए I का मतलब हम लोग लिखते हैं एसी में dq by dt, यानी the current which we get for a very small span of time in which a very small span of charge is transferred। तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है I is equal to E by R, सिंपल ओम्स लॉ, I is equal to E by R। इसी एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी बाई R। और इंस्टेंटेनियस करंट I को हम लोग लिख सकते हैं dq by dt। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन बन गया dq by dt is equal to E नॉट by R sin ओमेगा t। ये हमारा एक्सप्रेशन। अब इसी को लेकर आगे बढ़ना है। अब एक चीज और करना है, dt को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, ये आ गया dt, तो यहां से इसको मिटा देते हैं। अब इसी को हमको आगे बढ़ना है, इंटीग्रेट करना है। तो स्मॉल करंट स्मॉल चार्ज ट्रांसफर फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ट्रांसफर फॉर हाफ साइकिल। तो नेट चार्ज ट्रांसफर फॉर हाफ साइकिल वो हो जाएगा नेट q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t बाई 2 dq which is equal to 0 से t by 2 epsilon naught by r sin omega t dt। अब E नॉट बाई आर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E नॉट बाई आर 0 से t by 2 sin omega t dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देख ही लिया था, अब वो क्या होता है उसको भी चलो देखते हैं। q इज इक्वल टू E नॉट बाई आर माइनस cos ओमेगा t बाई ओमेगा 0 से लेकर t बाई 2। ओमेगा को बाहर निकाल देंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे, सारा रूटीन क्या है सबको पता ही है। तो ये हो जाएगा q इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट बाई ओमेगा आर कॉस अपन एक लोअर लिमिट भी इसी में कर देते हैं। ओमेगा का हम लोग ऊपर वाला ओमेगा क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी को हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई टी बाई 2 माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू इधर हो जाएगा 0। Q इज इक्वल टू माइनस ये ओमेगा को भी लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई बाई टी, तो टी ऊपर उठ जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टी बाई 2 पाई आर
अब यहाँ पे ये टी कट जाएगा, टू कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई। cos पाई का मतलब होता है cos 180, cos 180 का मतलब होता है -1, तो यहाँ पे आएगा -1 और ये हो जाएगा इंटू 0 कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, नहीं cos 0 का मतलब होता है 1, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये भी हो जाएगा -1। तो -1 -2, ये माइनस को भीतर कर देंगे तो हो जाएगा +2 और वो 2 के साथ ये 2 हम लोग काट सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, -ε0t/2 पाई r, -2 ऑलरेडी कर दे रहे हैं इसमें तो माइनस प्लस हो जाएगा, काम करते लिख देते हैं माइनस, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो फाइनली व्हाट वी गेट इज q इक्वल टू epsilon naught by r into t by pi, ये हम लोगों को फाइनली मिल रहा है। दिस इज द नेट चार्ज ट्रांसफर्ड ओवर द हाफ साइकिल। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यानी ये चार्ज हम लोग को मिल गया, अब इतना ही चार्ज की यही चार्ज ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी दी जाएगी डीसी वोल्टेज को उतना ही टाइम में। तो ये डीसी वोल्टेज कितना वोल्टेज यूज करना चाहेगा देखते हैं हम लोग। तो फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी, फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ हम लोग लिखे अगर फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, alternating EMF, for average value of alternating EMF Q equal to IT, ये इक्वेशन हम लोग को मालूम है, Q is equal to IT। अब ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी डीसी इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं इसका, तो नेट चार्ज ट्रांसफर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, Q is equal to I देने के लिए हम लोग को E एवरेज या E मीन बाई आर हो जाएगा, और टाइम जो होगा कितना टाइम के लिए चाहिए, ये हो जाएगा t/2 टाइम के लिए चाहिए। यानी अगर हम लोग डीसी वोल्टेज को ये जिम्मेदारी देते हैं उतना ही चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, तो क्या मिलता, डीसी वोल्टेज बाई आर मिलता डीसी करंट इनटू इतना टाइम के लिए। तो डीसी वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज या एवरेज ईएमएफ के लिए अगर हम लोग देते तो वो इतना चार्ज ट्रांसफर करता है, और ये चार्ज किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, इतना ही चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 we can write that epsilon naught या E naught by R into T by pi must be equal to E average by R into T by 2। R कट जाएगा यहाँ से, T कट जाएगा, E एवरेज का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, E एवरेज ऊपर ये उड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 by pi into E naught। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एवरेज करंट का आया था, या डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी करंट आया था, क्या आया था 2 by pi I naught। यानी इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर दे, ये हो जाएगा 0.637 ऑफ E naught या फिर 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी सेम, बिल्कुल सेम ही है यहाँ पर भी। तो कितना ईएमएफ लगेगा हम लोगों को, कितना डीसी करंट लगेगा, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ का 63.7% अगर हम लोग दे दें तो उतना ही काम कर देगा वो डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। यानी डीसी वोल्टेज की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट वोल्टेज की अगर बात करें तो डायरेक्ट वोल्टेज में हमको 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमको देना पड़ेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करके देगा। सो ये रहा हमारा हाफ साइकिल के ऊपर का एवरेज वैल्यू। इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसका मतलब कुछ और होता है, वो पूरे साइकिल के लिए एप्लीकेबल होता है। एक्चुअली में हम लोग क्या करना चाह रहे थे, हम लोग पूरे साइकिल का, एसी का पूरे साइकिल को स्टडी करना चाह रहे थे, लेकिन जब भी स्टडी कर रहे थे चार्ज के बेसिस पे तो हम लोगों को आंसर 0 आ रहा था फुल साइकिल के लिए, इसीलिए हाफ साइकिल को हम लोगों ने पूरा स्टडी किया। लेकिन हाफ साइकिल तो सिर्फ आधा आइडिया दे रहा है, हमको तो पूरा साइकिल चाहिए, और पूरे साइकिल में जैसे ही करने जा रहे हैं तो वो 0 आ जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया मेथड अपनाते हैं जो कि मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वहां से हम लोग ले आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर जब करने जाएंगे तो रूट मीन स्क्वायर का ये एक बहुत अच्छा चीज होता है कि वहां पे हम लोग
एसी और डीसी इक्विवेलेंट चार्ज की वजह से नहीं निकालेंगे, हम लोग करंट अगर बोल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट यानी मीन वैल्यू ऑफ करंट यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल रहे हैं तो करंट को ही एवरेज करेंगे। एवरेज वैल्यू अगर ईएमएफ कर रहे हैं तो ईएमएफ को ही एवरेज करेंगे, लेकिन वहां पे जीरो नहीं आएगा। यही फायदा है रूट मीन स्क्वायर का। तो उसको भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन इससे पहले इसको देख लो, कोई डाउट है तो बताओ।